वेलकम इन टुडेस सेशन। आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये है बीपीएससी ऑडिट का क्वेश्चन जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ प्राइवेट मेंबर बिल प्रपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा। ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। अगर बात करें हम स्पेशल मेजोरिटी की, तो देखते हैं तो क्या होता है। ये इसमें मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर होते हैं, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर along with 2/3 present and voting, ठीक है। काफी सिंपल से आंसर था, कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस द अटॉर्नी जनरल फ्रॉम द सोलिसिटर जनरल। ठीक है, ये कंसेप्ट भी काफी रिपीटेड है, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखे हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ए में क्या दिया हुआ, अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस और सोलिसिटर जनरल प्रेसिडेंट। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल इसको, हाँ ये सही है, इसको सही कंसिडर कर सकते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं तो अटॉर्नी जनरल इज अ मेंबर ऑफ कैबिनेट और सोलिसिटर जनरल इज नॉट, ये गलत है। और ये भी गलत है क्योंकि दोनों कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, कैबिनेट के मेंबर दोनों नहीं होते हैं, दोनों लीगल एडवाइजर है। सब अच्छे से पता होगा ये। चलिए थोड़ा सा इसको डेप्थ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, अटॉर्नी जनरल कैसे वर्क करता है और सोलिसिटर जनरल क्या काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट मीटिंग में। अगर पार्लियामेंट मीटिंग में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल प्रिसाइड करते हैं, अटॉर्नी जनरल यहाँ पे बैठेंगे, और इसके साथ साथ अदर सेंट्रल लॉ ऑफिसर भी बैठेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि पार्लियामेंट मीटिंग में सिर्फ अटॉर्नी जनरल बैठते हैं या सोलिसिटर जनरल बैठते हैं, तो नहीं, सोलिसिटर जनरल नहीं बैठते हैं, अटॉर्नी जनरल बैठते हैं, उनके साथ सेंट्रल ऑफिसर्स बैठते हैं, ठीक है। अगर अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल्स देखें हम लोग तो ये 76 नंबर आर्टिकल्स में आते हैं। अपॉइंटमेंट उनका प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। और ये क्योंकि ये आर्टिकल 76 में मेंशन है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक। और इसका इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। अगर क्वालिफिकेशन का बात कर लें इनका थोड़ा सा, तो क्वालिफिकेशंस में इनके पास दो है। एक तो बेसिक सिटीजन ऑफ इंडिया, सबको पता रहता है। एक हो गया कि ये हाईकोर्ट के जज रहे हो, ठीक है, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। और दूसरा है एडवोकेट रहे हो हाईकोर्ट के 10 सालों के लिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन मीट करने चाहिए। और यहीं पे सोलिसिटर जनरल की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ठीक है। इससे बेटर होगा स्टैच्यूटरी बोलना होगा, ठीक है, स्टैच्यूटरी पोस्ट है, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनका अपॉइंटमेंट करता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ठीक है। अगर आपको ये पता होता तो आप लोग ये क्वेश्चन ऐसे आप इजी एलिमिनेट कर सकते थे, ऐसे काफी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। हमारा आंसर इसमें क्या हुआ, बी हो, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, इन जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया विच प्राइमरी प्रोटेक्टेड थ्रू, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ पावर, ये पावर भी होती है जुडिशरी के पास। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन होता है, एक बार जो हम लोग जो सर्विस लग गया तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते लोग, ठीक है, ये रहेगा ही रहेगा। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है, टर्म भी फिक्स रहता है, तो ये ऑल ऑफ द इसका आंसर जाएगा, इजी आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस इन इफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन और डाइज, ठीक है। The Council of Ministers automatically dissolve. The senior most cabinet minister automatically become the acting. नहीं, ये तो नहीं होगा। The president must be immediately appoint new prime minister who can prove majority 6 months. नहीं नहीं नहीं। The लोकसभा automatically dissolve, नहीं, लोकसभा automatically dissolve होगा ही नहीं। उसका आंसर मोस्ट स्पेसिफिक ये होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि ये जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो यही इन्हीं के रिकमेंडेशन में किया जाता है। तो इन्हें कुछ होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, एंटी डिफेक्शन लॉ। काफी बेसिक क्वेश्चन है ये। एंटी डिफेक्शन से आपको क्या याद आना चाहिए? 10th शेड्यूल याद आना चाहिए, ठीक है। और कब हुआ था ये? 1985। और एक बहुत ही फेमस केस है इस रिलेटेड, इससे कौन सा केस है कि हो तो होलन to give more power to Speaker of the House, नहीं, to ensure the party discipline and prevent political instability caused by the frequent poll crossing। ठीक है, ये आंसर होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, टू प्रिवेंट मर्जिंग नहीं, मर्जिंग से नहीं है, इसमें ये भी नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग कुछ बेसिक बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक अभी रिसेंटली केस आपने देखा होगा राघव चटर्जी के बारे में। तो उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने भी अलग पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन वहां पे उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक प्रोविजन है, अगर आप 2/3 मेंबर ऑफ द पार्टी अनदर पार्टी में जाके मिलते हैं तो फिर यहाँ पे इसका प्रोविजन नहीं होगा। ठीक है, एंटी डिफेक्शन से एक और हम क्या देख सकते हैं कि ये कौन डिसाइड करता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे इसको, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और ये जो है जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ बोल दिया तो वही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसलिए भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप रिगार्डिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, ये किस लिए होता है? इट प्रमोट्स द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शंस, ठीक है, इसकी तरफ जाएंगे हम लोग। इट अप्लाइज ओनली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। नहीं, ये गलत है, सिर्फ सेंट्रल के लिए। और एक चीज और लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे ओनली वर्ड मेंशन है, तो हम लोग इस पे खास ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, ये बोल क्या रहा है। तो ये सेंट्रल पे नहीं है, अदर पे भी है। ठीक है, ऑल पब्लिक ऑथोरिटीज पे भी है। ठीक है, पब्लिक ऑथोरिटीज के लिए भी है ये। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर निकल के क्या आएगा, ओनली 1 इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following is the best to illustrate the system of the check and balance? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा, एक चैप्टर है वहां पे एनसीईआरटी का जो क्लियरली मेंशन है ये चीज, ये चेक एंड बैलेंस जुडिशियल के अंदर आएगा, जुडिशियल। ठीक है, जुडिशियल के अंदर ये आता है, और वहीं पे दिया हुआ है रोल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जुडिशियल से रिलेटेड कौन है, सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट एंड अबॉलिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इजी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ व्हाइल हैव टू, आर्टिकल 21। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि सोर्स क्या है, कौन सा कंट्री सोर्स है, तो ये सबको पता है, यूएस है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 243 के रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 243 के पंचायत के बारे में है, काफी बेसिक क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। कंडक्ट द इलेक्शन, अगर आपको पता हो 243 ए से लेके ये हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जो 243 ए से हम लोग बात करते हैं पहले, तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा। इस तरह हम लोग बी को देखेंगे, बी में है कॉन्स्टिट्यूएंट, सी कंपोजिशन, डी रिजर्वेशन इन पंचायत। इसे बात करें तो टर्म है, एफ का देखें तो डिस्क्वालिफिकेशन, जी में बात करें तो पावर ऑफ पंचायत, एच का बात करें तो टैक्सेस है, आई में फाइनेंस है, ये डिवाइस की हुआ है बीबीएससी का, जे में ऑडिट है ऑफ पंचायत, के में है इलेक्शन। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आते आपके दिमाग में आना चाहिए आर्टिकल 280, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंस्टिट्यूटेड एवरी 5 years, ठीक है, बिल्कुल सही है। इट रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। Which among the following is true about the alternation of the India's boundaries name existing in the state, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये केरला में किया गया है रिसेंटली, तो काफी न्यूज में रहा था ये चीज की। ये नेम चेंजिंग जो होता है ये आर्टिकल 3 से होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे द प्रोविजन ऑफ द कवर्ड अंडर द आर्टिकल 3, ठीक है, बिल्कुल सही है। नो बिल इज in this regard can be introduced in the parliament without the recommendation of the president, ठीक है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए। the bill is required to refer the bill to legislature for the state and state review, ठीक है। पार्लियामेंट इज बाउंड नहीं होगा। जब ये जो है अगर आप किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर रहे हैं तो उसको बताना तो पड़ेगा कि नेम चेंज कर रहे हैं, तो आप ये बिल भेजेंगे जरूर उसको, लेकिन अब प्रेसिडेंट इसके लिए बाउंड नहीं होगा, जो वो सुझाव देगा, ठीक है, वो सिर्फ एडवाइजरी रहेगा, ठीक है, एडवाइजरी रहेगा टू प्रेसिडेंट, नॉट बाउंड टू फॉलो, ओके। 4 हम गलत हो गया, 4 यहाँ गलत हो गया, 4 यहाँ गलत हो गया, 3 में 1 2 3 इजी ऑप्शन ऊपर निकल के आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा एग्जाम में, हर क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। वैसे ये काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कैग, ठीक है। कैग आता है आर्टिकल 148, ओके, आर्टिकल 148 आता है कैग में। हम लोग देखते हैं इसको। कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बात करें हम लोग तो आर्टिकल 148 में मेंशन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द क्या जनरल कैन होल्ड द फर्दर ऑफिस, नहीं, ये ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ना ही स्टेट में करेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑफिस इन द मैनर ऑफ द, हाँ, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल में होता है वही फॉलो किया जाता है। इस तरह से हम देखिए 2 हमारा गलत हो गया है, ठीक है, तो निकल के आता है 1 and 3, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33, a parliament can amend any part of the constitution including part 3 but it could not destroy the basic structure of the constitution, ठीक है, सही है। The Supreme Court in the Golaknath case 1967, the parliament could not amend part 3, एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों सही है, बट कहीं ना कहीं ये दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। एक और केस इससे आपको रिलेटेड याद आना चाहिए, केशवानंद भारती केस, भारती केस 1973, 13 जजेस, और इसमें कितने जज थे, इसमें 11 जज थे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए बी, सही दोनों है, बट दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। द फॉलोइंग एडवाइजरी कमेटी से हमने रिसेंट एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन देखे हैं। चलिए थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं जो मेजर है। पहले हम देखते हैं यूनियन पावर कमेटी को, JL नेहरू, ठीक है। प्रोविंशियल कमेटी तो सरदार पटेल जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता होगा, रिपीट कीजिए, BR अम्बेडकर जी। और एक हो गया फंडामेंटल राइट कमेटी, ये किसी लीडर है तो KM मुंशी जी से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एडवाइजरी कमेटी, तो एडवाइजरी कमेटी वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे हमारे, ठीक। चलिए इसी क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए ड्यूटीज के बारे में काफी बेसिक क्वेश्चन है, आपको बहुत बार पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन। तो अगर बात करें तो ये भी है, ठीक है, 6 to 14 एब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना बिल्कुल, और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे थे, और मैं फिर से बोलूँगा कि PYQs को सॉल्व कीजिए,
ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये PYQ से ही थे, बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन जो आए हैं। इसे देखिए, तो बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।